बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का अफ़साना निकाह टूट सकता है कसम नहीं। नासिर अब्बास नैयर का ये लिखा हुआ अफ़साना है, निकाह टूट सकता है कसम नहीं। इनका अफ़सानवी मजमुआ राग से लिखी गई किताब में ये 9वां अफ़साना है। कुल अफ़साने इस किताब में 14 हैं। इसका इंतसाब दुनिया की तमाम माँओं के नाम है। निकाह टूट सकता है कसम नहीं अफ़साना का मौज़ू तानीसियत है। औरत अगर माँ भी बन जाए, तब भी उसका कभी लड़की बनकर किया गया फैसला उसके ताक़ुब में रहता है। कागज़ का एक पुर्ज़ा ज़िंदगी जहन्नुम बना सकता है। जिस पर लिखी गई सतरें ऐसे अलाव में फेंक देती हैं, जिसका ईंधन आदमियों की हड्डियाँ होती हैं। औरत अपने नए शौहर को अगर राज़दां बनाए तो क्या ख़बर, कब इसके राज़ सुई कांटे बनकर इसके वजूद में आ चुभें और कब इसका अपना किरदार बच्चों के आगे सवालिया निशान बन जाए। मर्द के हवाले से देखा जाए तो मर्द हमेशा यही चाहता है कि इसकी शरीके हयात इसके अलावा किसी की तारीफ ना करे। ये अफसाना बहुत से सवालिया निशान छोड़ जाता है। इसके किरदार हैं असगर जो बेटा है, सुरैया बेटी है, शम्स जिसका खत इनके घर आता है, जिसका लिखा हुआ खत, अमीरा वालदा है। उस औरत की कहानी जो इस अफसाने में बयां है, इसका मरकजी किरदार है। अल्लाह दिता अमीरा के वालिद यानी असगर के नाना का नाम है। बशीर वो इंसान है जो जंग से अकेला बचकर आ जाता है। असल में ये अफसाना ऐसी कहानी बयां करता है कि अमीरा शादीशुदा औरत है। उसका शौहर जंग में जाता है लेकिन 7 साल हो जाते हैं वापस नहीं आता। बशीर इस बात की गवाही देता है कि अमीरा का शौहर जो है, जिसका नाम शम्स था, वो शहीद हो गया है। वो जंग में शहीद हो गया है। तो अमीरा का जो वालिद है इसकी दोबारा शादी कर देता है। अब जिस दूसरी जगह इसकी शादी होती है वहाँ इसका बेटा पैदा होता है असगर और सुरैया इसकी बेटी। ये बेटा और बेटी भी अब जवां हैं, लेकिन अचानक से इनके घर एक खत आता है जिस पे लिखा गया होता है निकाह टूट सकता है कसम नहीं। अमीरा तुमने तो कसम खाई थी कि मैं शम्स के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी, तो फिर तुमने ये शादी क्यों की? ये खत इस बात का सबूत है कि शम्स जिंदा है। अब अमीरा एक ऐसी दलदल में है जहां वो सांस नहीं ले पा रही, घुटन का शिकार है। उसके बच्चों के आगे उसका किरदार सवालिया निशान बन जाता है। असगर को लगता है मेरी माँ उन आम औरतों जैसी है जो वादे करती हैं कि मैं शम्स के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। तो उसकी शादी शम्स से होती भी है। हाँ, वो जंग में उसकी गवाही दी जाती है कि वो जंग में शहीद हो गया है। तो फिर इसकी दूसरी जगह शादी होती है। यहाँ असगर इस खोज में रहता है कि शम्स जिंदा है तो कहाँ है, इतने साल वो कहाँ था, इतने सालों बाद उसे खत लिखने की जरूरत क्यों पेश आई। औरत को एक मर्द अपने शौहर के साथ रहते हुए भी, उस मर्द के साथ रहते हुए भी सालों अपने किरदार की गवाही साथ लिए फिरना पड़ती है। बेटा अपनी माँ के इस माजी को जानकर उससे बदजन हो जाता है। वो पहली बार अपने मुंह से माँ के लफ्ज की जगह अमीरा लफ्ज यूज करता है, जिससे पता चलता है कि उसके दिल में उसकी माँ की इज्जत किस हद तक कम हो गई है। माँ भी थोड़ी सी नजरें चुराने लग जाती है बेटे से। बेटा उसके पास खड़ा रहता है, कितनी देर वो देखती है, उसके बाद खड़ी होकर उसके सर पे हाथ फेरती है, उसका माथा चूमती है। लेकिन माथा चूमते हुए उसके हाथ लर्ज रहे होते हैं, यानी वो अपने आप में अपने आप को गुनहगार समझ रही होती है। तो बेटे को अचानक याद आता है कि एक दफा इसके अब्बू ने इससे पूछा था कि तुम मुकाबले का इम्तिहान नहीं पास करोगे, क्या तुम इस दफा इम्तिहान में बैठोगे नहीं? तो इसने कहा था नहीं। तो बाप ने जवाब दिया था जैसे तुम्हारी मर्जी। जब ये बात इसके ज़हन में आती है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, तो वो सोचता है कि मेरी माँ भी कभी औरत थी, उसकी भी तो मर्ज़ी हो सकती है। दुनिया में अगर हर इंसान की मर्ज़ी हो सकती है तो फिर माँ की क्यों नहीं हो सकती? ये चीज़ उसे उसकी माँ के दोबारा करीब करती है। लेकिन फिर भी वो खत लिखने वाले की तलाश जो है वो जारी रखता है। जब वो अपनी माँ से बज़्ज़न था तो तरह-तरह के ख़्यालात उसके ज़हन में आते थे। उसे वो वाक़या भी याद आता है, एक सिख फ़ैमिली का वाक़या भी याद आता है। याद आने वाला वाक़या इसे बताता है कि दुनिया में वो कौन-सा इंसान है जो अपने अलावा दूसरों के बारे में सोचता है। ये तो वालिदैन ही होते हैं जो औलाद का भी सोचते हैं। लेकिन जब औलाद के आगे माँ-बाप का किरदार सवालिया बन जाता है तो औलाद सिर्फ़ अपना आप सोचती है। उसे अगर फ़िक्र थी तो अपनी इज़्ज़त की कि वो अब बाहर कैसे निकलेगा। वो सोच रहा था तो यही कि मैं जिसको इतनी इज़्ज़त देता आया था वो मेरी माँ थी, क्या वो ऐसी थी?
एक वाक़या उसे जो याद आता है, जो झंझोड़ कर रखता है, वो यही कि कनाडा में 15 साल तक, एक सिख का वाक़या है ये, कि वो 15 सालों से मुक़ीम है कनाडा में और वो वहीं एक औरत से मिलता है, 10 साल हो जाते हैं उनकी शादी को। लेकिन जब वो भी सिख है और उसकी जो बीवी है, वो भी सिख है। लेकिन जो उनके यहाँ बेटा पैदा होता है, वो गोरा-चिट्टा पैदा होता है। शौहर शोर मचा देता है कि डीएनए कराओ, साबित करो कि ये इसका बेटा है। लेकिन जब डीएनए होता है तो ये इसी सिख की औलाद निकलता है। अब बीवी ऐलान करती है कि वो इसके साथ नहीं रहेगी। 10 सालों के बाद वो कहती है कि मैं इस शौहर के साथ नहीं रहूँगी, मैं इससे अलैदगी इख्तियार करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर 10 सालों में एक मर्द, एक शौहर ज़ुबान पर और किरदार पर ही इत्मीनान ना कर सके, तो वो शौहर नहीं रह सकता। वो इस काबिल नहीं है कि उसे शौहर रखा जाए। असगर के ज़हन में ये भी ख़्याल आता है कि उस वक़्त जब वो अलहदा हो रहे थे, तो क्या उन्होंने बच्चे के बारे में सोचा? क्या वो बच्चे की नफ्सियात से वाकिफ़ थे? दोनों ने अपने-अपने तराजू में एक-दूसरे को तोला। एक ने ये तोला कि हो सकता है मेरी बीवी ने मेरे साथ धोखा किया, और दूसरी तरफ देखा जाए तो बीवी ने ये सोचा कि एक इंसान ने 10 सालों में मेरी ज़ुबान और किरदार पर इत्मीनान नहीं किया, अब वो मेरा शौहर कहलाने के लायक नहीं है, तो मुझे भी अलहदा हो जाना चाहिए। यहाँ पे बच्चे के बारे में कौन सोच रहा था? सुरैया अपने भाई से कहती है, भाई आप हर छोटी-छोटी बात महसूस करते हो, हसास बहुत हो। नाना ने कहा, ये किसी दुश्मन की साजिश है। हाँ, दुश्मन बनने में कौन सा देर लगती है, देर तो दोस्त बनने में लगती है। इससे ये जाहिर होता है कि नाना अलादित्ता के इल्म में भी ये खत का मामला आ चुका है। वालिद अपने बेटे से कहता है, ये छोटी सी बात से परेशान है। पुलिस ऑफिसर बनोगे तो इससे बड़े बड़े मसाइल आएंगे। आपकी अम्मा ने चचा अलादित्ता को खामखा तकलीफ दी। वालिद का इत्मीनान देखकर असगर हैरान है। वो समझता है मेरे वालिद जो हैं वो अपना बड़ापन दिखा रहे हैं, या अपनी बीवी के आगे वो ज़ाहिर करना चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। असगर जो चुपके-चुपके तहकीक कर रहा था कि ये ख़त किसने लिखा होगा। एक दफ़ा उसको बशीर पे शक जाता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी जो थी वो शम्स के साथ थी। तो हो सकता है शम्स ने कभी इस कसम का ज़िक्र जो है बशीर से किया हो। हो ना हो ये ख़त बशीर ने लिखा हो। जब वो तहकीक करता है तो पता चलता है कि बशीर प्राइमरी फ़ेल है। वो ये खत नहीं लिख सकता, और वो इसकी माँ का नाम अमीरा है ये भी नहीं जानता। तो वो खत कैसे लिख सकता है? असगर को ना चैन नहीं मिलता। वो बाप का इत्मीनान देकर पहली दफ़ा अपने शक का जो रुख है वो बाप की तरफ करता है। वो सोचता है जिस तरह मेरी माँ ने बरमला बच्चों के सामने इतराफ़ किया था कि शम्स बुरा आदमी नहीं था, तो हो सकता है कभी तन्हाई के लम्हात में, इत्मीनान के लम्हात में इसने अपने शौहर को, यानी इनके वालिद को भी ये बताया हो कि शम्स बहुत अच्छा इंसान था, और वालिद बहैसियत एक मर्द ये तारीफ़ जो है वो सुन ना सका हो। हो ना हो शम्स को बुरा बनाने के लिए वालिद ही ने ये खत लिखा। इस नुक्ते पर पहुँचकर असगर को तो इत्मीनान मिल जाता है, लेकिन इसकी माँ का इत्मीनान हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। वो अपने बच्चों के आगे अपने आप को झूठा-झूठा महसूस करती है। वो इस ज़हनी कुफ़्त में मुब्तला हो गई है कि अगर कसम नहीं टूट सकती, तो कसम के कफ़ारे के बारे में पता करती है। उसे बताया जाता है कि कसम का कफ़ारा होता है, फिर वो ये भी सोचती है कि मैंने तो कसम का कोई कफ़ारा अदा नहीं किया। वो इस कदर ज़हनी अज़ियत में है, सिर्फ़ एक चीज़ एक शौहर ने साबित करने के लिए कि वो अच्छा है, और अब ये अपने पुराने शौहर की तारीफ़ ना किया करे, और इसको अच्छा समझे, और ये भी जान ले कि इस बात के जानने के बावजूद जो है, इसका शौहर इससे कितना पुरख़ुलूस है। असगर को गोई इस बात पे यकीन है कि ये खत इसके अब्बा ही ने लिखा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इसकी माँ शम्स को बुरा समझे, और उसके बुरा समझने के पीछे अब्बा खुद को अच्छा साबित कर रहे हैं। ये अफ़साना ज़ाहिर करता है कि हर माँ-बाप की 2 ज़िंदगियाँ होती हैं। वो आखिरी दम तक बहैसियत माँ-बाप और एक मर्द और औरत की ज़िंदगी जीते हैं। औलाद के फ़राइज़ पूरे करते हैं, और बाहैसियत मर्द-औरत एक-दूसरे की ज़िंदगी से जो इनका ताल्लुक़ होता है, वो हमेशा एक-दूसरे से यही चाहता है, एक मर्द यही चाहता है कि उसकी औरत हमेशा उसकी तारीफ़ करे, और उसके पुराने शौहर के लिए इसके दिल में नरम गोशा ना हो। वो शौहर था उसका, लेकिन फिर भी नए शौहर को ये कबूल नहीं कि वो उसके लिए अब तक नरम गोशा रखे हुए हो। एक औरत के हवाले से ये बात ज़ाहिर होती है कि एक औरत बन के जो ज़िंदगी जी रही थी, अब वो कितनी कोफ़त में हो सकती है। मर्द का एक फ़ैसला उसे किस हद तक ज़हनी अज़ियत में मुब्तला कर सकता है।
وہ اپنا کردار بچوں کے آگے جھوٹا سمجھتی ہے، وہ اپنے آپ کو بچوں کے آگے جھوٹا سمجھتی ہے۔ لیکن یہ بات شاید خط لکھتے وقت یا گھر میں بھیجتے ہوئے اس کے ابا نے نہیں سوچی تھی۔ یہ افسانہ ظاہر کرتا ہے کہ اولاد کو بہت وقت لگتا ہے یہ بات سمجھنے میں کہ ماں باپ بحیثیت مرد اور عورت بھی زندگی جی رہے ہیں اور انہیں بھی فیصلے کا اختیار ہو سکتا ہے۔ جس طرح اسے امتحان نہ دینے کا فیصلے کا اختیار تھا کہ وہ اس دفعہ مقابلے کے امتحان میں نہیں بیٹھے گا، وہ اپنی مرضی کے جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے، تو یہ اختیار جو ہے اس کی والدہ کو بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن ہر اولاد یہ بات نہیں بھی سمجھ سکتی۔ خط لکھتے وقت تو نا اندازہ ہوگا اس کے والد کو کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے، اور اس لکھے گئے خط نے ایک عورت کو کس قدر ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ اصغر کی بے چینی تو ختم ہو گئی، اس کو تو پتہ چل گیا، اس کے اندازوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ خط اس کے والد نے لکھا ہے۔ والد مطمئن ہے کیونکہ اسے پتہ ہے اسی نے خط لکھا ہے۔ بے چینی میں رہ گئی تو ثریا رہ گئی اور اس کی والدہ رہ گئی، اور والدہ اس طرح کی بے چینی میں ہے جو شاید کبھی نہ ختم ہو۔ آگے کی زندگی اس کے لیے دو بھر ہے۔ شکریہ۔